Welcome to my YouTube channel Accountancy Class 11 Depreciation Provision and Reserve। डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व में डेप्रिसिएशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो का पार्ट 6 हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रोविजन एंड रिजर्व। लेट्स स्टार्ट प्रोविजन एंड रिजर्व। व्हाट आर द प्रोविजन एंड रिजर्व? दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। प्रोविजंस किसको बोलते हैं? पहले हमें ये जानना है प्रोविजंस क्या होता है, प्रोविजंस का क्या यूज है, क्यों प्रोविजन किया जाता है। तो देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस और लॉसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं या लॉसेस हैं विच आर रिलेटेड टू करेंट अकाउंटिंग पीरियड, जो करेंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, बट अमाउंट ऑफ विच इज नॉट नोन, लेकिन उसका अमाउंट पता नहीं। फ्यूचर में कितना खर्चा हो सकता है यह हमें नहीं पता है, लेकिन खर्चा होगा ये पता है। एंड सर्टिनिटी बिकॉज दे आर नॉट एट इनकर्ड, अभी तक वो खर्च हुआ नहीं, इसलिए हमें ये पता नहीं है कि हमारा कितना खर्च होगा। इट इज नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर सच आइटम्स, अब उस खर्चों के लिए हमें कुछ पैसा बचा के रखना पड़ेगा। फॉर असर्टनिंग द ट्रू नेट प्रॉफिट, तभी हमारा सही नेट प्रॉफिट निकलेगा। अगर उस खर्चे के लिए हम कुछ पैसा बचा के नहीं रखें और नेट प्रॉफिट निकाल दिए, मान लेते हैं हमने 1 लाख रुपया नेट प्रॉफिट निकाल दिया, जबकि वो खर्चा हो सकता है 10,000 रुपया, तो हम नेट प्रॉफिट जो निकाले हैं वो सही तो नहीं है ना। अगर वो खर्चा हो गया होता तो नेट प्रॉफिट 90,000 होता, लेकिन वो खर्चा अभी हुआ नहीं, लेकिन अचानक से हो जाएगा, तो हमें उसके लिए कुछ प्रोविज़न रखना चाहिए और नेट प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल कर उसके लिए रखना चाहिए। तो इसी को हम प्रोविज़न बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रेडर हु सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस, मान लो एक दुकानदार है जो उधार में बेचता है, वो जानता है कि सम ऑफ द डेटर्स ऑफ द करेंट पीरियड वुड बी डिफ़ॉल्ट, कुछ डेटर डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। डिफ़ॉल्ट मतलब जो पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसे कुछ डेटर होंगे जो पेमेंट नहीं करेंगे। एंड वुड नॉट पे और वुड पे ओनली पार्शियली, या कुछ पार्शियली पे करेंगे या नहीं पे करेंगे। ऐसा हो सकता है, जो लोग उधार देते हैं उन्हें पता है कि कुछ पैसे डूब जाते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू टेक इन टू अकाउंट सच expected losses while calculating true and fair profit and loss according to the principle of prudence और conservatism। आप लोग सेकेंड चैप्टर में प्रूडेंस कंसेप्ट पढ़े हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस अगर है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अगर हमें पता है कुछ पैसा डूब जाएगा, कितना डूबेगा नहीं पता, लेकिन एक हम एवरेज मान करके हम उतना नेट प्रॉफिट से हमें माइनस करना चाहिए कि हाँ, लास्ट 2-3 सालों से कितना डूब रहा है, उसी के एवरेज में हम मान लेंगे कि इतना डूबेगा। Therefore, the trader create a provision for doubtful debt, इसलिए डेटर क्या करता है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करता है कि हाँ, इतना डूबेगा तो हम इसके लिए कुछ प्रोविजन रखें। ऐसा डेप्ट जो डूबने वाला है तो उसके लिए हम कुछ प्रॉफिट में से बचा के रख लें, टू टेक केयर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेस एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर, ताकि जब डेटर से हम रियलाइज करें तो जो हमारा अगर रियलाइज नहीं हो तो उस प्रोविजन से उसको हम एब्जॉर्ब करा सकें। In a similar way, provision for repairs and renewables may also be created to provide unexpected repair and renewals of the fixed assets। अब फिक्स्ड एसेट है, आपके पास मशीन है, फर्नीचर है, प्लांट है, तो कभी भी खराब हो सकता है। अब मान लेते हैं अचानक से खराब हो गया, तो उसके लिए रिपेयर चार्ज अगर हेवी लग गया, आपने नेट प्रॉफिट से उसका कोई प्रोविज़न रखा ही नहीं है, तो आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए नेट प्रॉफिट से उसका प्रोविज़न रखना चाहिए। इस हिसाब से हम देखते हैं कि प्रोविजंस कई तरह के हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन के प्रोविज़न तो हम लोग पढ़े ही हैं इस चैप्टर में। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, उसके लिए भी प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, टैक्स देना पड़ेगा, इसके लिए कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए, तो उसको प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बोलते हैं। डिस्काउंट, डेटर को डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए, उसको प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बोलते हैं। रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स करना पड़ सकता है, उसके लिए कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए, उसको प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूएबल्स बोलते हैं। अब प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन को हम कैसे दिखाएंगे, प्रोविजन को हम अपने अकाउंटिंग में कैसे दिखाएंगे। इट मस्ट बी नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन इज अ चार्ज अगेंस्ट द रिवेन्यू ऑफ द करेंट पीरियड। मतलब प्रोविजन एक तरह से एक्सपेंस है, चार्ज मतलब यहाँ एक्सपेंस हो गया, कि प्रोविजन एक तरह का चार्ज है जिसको हमें रिवेन्यू, करेंट ईयर के रिवेन्यू से हमें उसे चार्ज करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट से। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन एंश्योर प्रॉपर मैचिंग ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, अगर हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो हमारा रिवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच प्रॉपर मैचिंग हो पाता है। एनहेंस द कैलकुलेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट, और हमारा सही प्रॉफिट निकल पाएगा। मतलब ये मैचिंग कंसेप्ट का भी एक तरह से फॉलो हो जाता है, प्रूडेंस कंसेप्ट भी फॉलो हो जाता है।
प्रोविजन आर क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। इन द बैलेंस शीट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन मे बी शोन एदर, बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे, बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम कंसर्न एसेट्स, उसको कंसर्न एसेट से माइनस कर सकते हैं ऑन द एसेट साइड, एसेट साइड में। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सन्डी डेटर, सन्डी डेटर से उसको माइनस कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कितना डूब गया, तो इस सोच करके हम सन्डी डेटर से उसको माइनस कर सकते हैं। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एज डिडक्शन फ्रॉम द कंसर्न फिक्स्ड एसेट, उसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट से माइनस कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 क्या है, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अलॉन्ग विथ करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी के साथ उसको दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स हम लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये लायबिलिटी साइड में हम दिखाए हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर पेंशंस, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स रिन्यूअल्स। यहाँ पे बिल्डिंग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट साइड में हुआ है, फर्नीचर से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट साइड में हुआ है, डेटर से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एसेट साइड में हुआ है। तो हम एसेट साइड में भी माइनस कर सकते हैं अगर हमारे पास एसेट्स है तो। लेकिन अगर एसेट्स नहीं है कोई, जैसे टैक्स के लिए कोई एसेट तो होता नहीं है, तो उसको हम डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। रिपेयर एंड रिन्यूअल के लिए कोई एसेट तो होता नहीं है जिसके ऊपर उसको चार्ज करें, इसलिए उसको हम डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। मतलब कोई अगर एसेट है तो हम एसेट साइड से माइनस करके दिखा सकते हैं, अगर किसी एसेट के ऊपर उसको निकाला गया है प्रोविजन को तो, और अगर नहीं एसेट्स है तो उसको डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रोविजन। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोविजन इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सभी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर होता है। देयरफॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एक्सप्लेन्ड दैट हेयर टेकिंग अप द केस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। हम लोग एक चीज़ का सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ सीखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का। एज ऑलरेडी स्टेटेड दैट व्हेन बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन क्रेडिट बेसिस, जब हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, डेटर्स मे बी क्रिएटेड, तो डेटर क्रिएट होता है, एंड इट्स बैलेंस इज सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में उसको हम डेटर दिखाते हैं। द डेटर मे बी थ्री टाइप्स के डेटर हो सकते हैं। क्या क्या, गुड डेटर्स, गुड डेटर्स किसको बोलते हैं, जो अपने टाइम पे पेमेंट कर देगा आपको। अच्छा, दूसरा होता है बैड डेप्ट, बैड डेप्ट आर दोज डेटर्स फ्रॉम वेयर कलेक्शन ऑफ मनी इज नॉट पॉसिबल, या तो मर गया, भाग गया, मतलब ऐसा कुछ हो गया, उससे पैसा कलेक्ट नहीं हो पाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट गिवन इज अ सर्टेन लॉस, और जो हमने उसको उधार दिया था वो हमारे लिए अ फिक्स लॉस हो गया है। डाउटफुल डेप्ट किसको बोलते हैं, डाउटफुल डेप्ट आर दोज डेटर्स हु मे पे बट बिजनेस फर्म इज नॉट श्योर अबाउट द कलेक्शन ऑफ फुल अमाउंट फ्रॉम देम, मतलब वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, या हो सकता है थोड़ा दे और थोड़ा नहीं दे, तो वहाँ से हमें कितना पैसा डूबेगा हमें पता नहीं है। तो 3 तरह के डेटर हो गए, गुड डेटर पूरा पैसा दे देगा, बैड डेट जो एकदम नहीं देगा, और डाउटफुल डेट मतलब जो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इन फैक्ट एज अ मैटर ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस सम परसेंटेज ऑफ सच डेटर्स आर नॉट लाइकली टू पे, ऐसा मान लेते हैं कि कुछ डेटर पे नहीं करेगा। कैसे मानेंगे हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मानेंगे। मान लो हमने इस साल 5 लाख का सामान बेचा था, 50,000 का डूब गया, नहीं मिला। फिर पिछले साल भी उसी तरह 5 लाख का बेचा था, 50,000 का नहीं मिला, तो हम एक एवरेज मान लेंगे कि 50,000 इस साल भी नहीं मिलेगा। तो हैंस देयर फॉर अ डाउटफुल डेब्ट्स जो होगा वो टू कंसिडर दिस पॉसिबल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सम डेटर्स, it is common practice and necessary also to make the suitable provision for doubtful debt at the time of ascertaining true profit and loss। इसलिए डूब जाएगा तो प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है कि लॉस हो जाएगा, आपको पता है तो आप उसको रिकॉर्ड कीजिए। इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस में उसको दिखाना पड़ेगा कि इतना पैसा डूब गया। डूब जाएगा तो भी हम उसको डूब गया बोल के दिखाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो मिलेगा वहाँ से पैसा। The provision for doubtful debt is usually calculated as a certain percentage। अब इसका एक परसेंटेज क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, उसी के ऊपर निकालते हैं। ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम सन्डी डेटर आफ्टर डिडक्टिंग राइटिंग ऑफ ऑल नॉन बैड डेट्स। डूब चुका है अगर पहले से पता है, उसको माइनस करने के बाद जितना डेटर बचता है, जैसे आपने 6 लाख का सामान बेचा है, 1 लाख डूब चुका है, तो 1 लाख आप माइनस कर लीजिए, क्योंकि डेटर तो 6 लाख नहीं रहा ना, 5 लाख रहा। अब 5 लाख के ऊपर आपको 10% अगर निकालना है प्रोविजन, तो 50,000 प्रोविजन होगा।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट भी बोलते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोविजन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है एंड क्रेडिटिंग इट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट में इसको क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरह करेंगे वो पहले समझना है हमें। फॉर क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड। क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको एज एक्सपेंस दिखाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2014 का। इसमें देखो क्या दिया है, सनी डेटर दिया है 68,000 का सनी डेटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, बैड डेप्ट प्रोप्ड बैड बट नॉट रिकॉर्डेड अमाउंट 8,000। 8,000 रुपया का पैसा डूब चुका है, एकदम फुल्ली डूब चुका है, मतलब इससे पैसा नहीं मिलेगा। तो 68,000 था, 68,000 से 8,000 पूरी तरह से डूब गया, हम कंफर्म हो गया कि डूब गया। तो हमारा डेटर कितना बचा? 60,000। अब प्रोविजन टू बी मेड 10% ऑन डेटर। प्रोविजन जो है डेटर पे 10% करना है। तो डेटर हमारा कितना है? जब 10% ऑन डेटर बोलता है तो हमेशा डेटर तो हमें इतना दिख रहा है 68 दिख रहा है, लेकिन जो दिखता है वो डेटर नहीं है। यहाँ पे जो डूबने के बाद जो बचा वो डेटर है, उसके ऊपर हमें 10% काटना है। तो 10% किस पे काटना है? 60,000 पे। तो कितना आएगा? 6,000। अब इसको किस तरह हम शो करेंगे? वर्किंग नोट दिखा रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% काटना है। तो डेटर हमारा कितना है? 60,000 है। तो 60,000 का 10% 6,000 होगा। किस तरह दिखाएंगे? पहले तो डूब गया, 8,000 डूब गया था, उसका एक एंट्री करेंगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सनी डेटर। कितना डूब गया? 8,000। उसके बाद बैड डेब्ट जो हो गया, जो डूब गया, उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट, तो सेम एंट्री होगा, दोनों में सेम अमाउंट होगा। एक तो बैड डेब्ट हुआ तो बैड डेब्ट टू सनी डेटर, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। अब प्रोविजन करेंगे। तो प्रोविजन हमने कितना काटा? अभी 10% काटा। प्रोविजन हमने 10% काटा, 6,000 आया, तो 6,000 प्रोविजन हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह हम लोग प्रोविजन चार्ज करेंगे। अब आते हैं हम लोग रिजर्व। प्रोविजन से अलग एक और टॉपिक होता है रिजर्व। रिजर्व किसको बोलते हैं? आप पिक्चर देख के समझ रहे होंगे कि हमारा ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में से जो पैसा हम थोड़ा सा निकाल के रख लेते हैं, ये तो नेट प्रॉफिट हम खा जाएंगे, लेकिन इतना पैसा हम निकाल के रख लेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व। ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मे बी सेट असाइड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस टू प्रोवाइड अ सर्टेन फ्यूचर नीड्स। फ्यूचर के कुछ नीड्स को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है, लाइक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, और टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसी सच एज वर्क्समैन कंपनसेशन। फ्यूचर में होने वाले क्या खर्च होगा ये नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी खर्च हो सकता है, उसके लिए हम कुछ पैसा बचा के रख लेंगे, तो उसको हम रिजर्व बोलते हैं। फ्यूचर के नीड्स को पूरा करेगा वो। प्रोविजन की तरह नहीं है। रिजर्व आर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व में क्या क्या? प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होने के बाद का काम है। टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए होता है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए होता है। रिजर्व इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रिजर्व जो है प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज नहीं है, मतलब ये एक्सपेंस नहीं है, नहीं तो इसको प्रॉफिट होने से पहले दिखाया जाता, ये प्रॉफिट होने के बाद दिखाया जा रहा है। तो ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। एज इज इट नॉट मीन टू कवर एनी नॉन लाइबिलिटी और एक्सपेक्टेड लॉस इन फ्यूचर। क्योंकि यह किसी लॉस के लिए नहीं किया जा रहा है, किसी लाइबिलिटी के लिए नहीं किया जा रहा है, इसीलिए चार्ज नहीं है। यह रिजर्व जो है एक तरह का एप्रोप्रिएशन है। हाउएवर, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट in the form of reserve reduce the amount of profit available for distribution among the owners of the business। जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, रिजर्व करने के बाद प्रॉफिट का अमाउंट क्या हो गया? घट गया ना। प्रॉफिट जितना पहले ऑनर को मिलता उससे क्या होगा? कम मिलेगा ऑनर को प्रॉफिट। तो इट इज शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑन द लाइबिलिटी साइड। इसीलिए इसको रिजर्व एंड सरप्लस, लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में आफ्टर कैपिटल, कैपिटल के बाद दिखाते हैं। किस तरह दिखा रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है, हाँ वो हम लोग आगे देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व के क्या एग्जाम्पल है? जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इतने तरह के रिजर्व हैं, इसको थोड़ा एक एक करके समझ लेते हैं।
अगर हम ऐसे ही कुछ पैसा बचा के रख लिए तो उसको जनरल रिजर्व बोलेंगे। हम पैसा बचा के रख लिए कि अगर वर्कर का मान लेते हैं हाथ पैर कट गया, कुछ हो गया, तो उसको कंपेंसेशन देंगे, तो वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड बोलेंगे। नहीं कटेगा तो ये तो रिजर्व ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट में कुछ फ्लैक्चुएट होगा, अगर वैल्यू बढ़ेगा घटेगा तो उसके लिए हमने कुछ रिजर्व बनाया है, तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड। कैपिटल रिजर्व, हमारा कुछ ऐसा प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्रॉफिट, जैसे फिक्स्ड एसेट बेच दिए प्रॉफिट हो गया। फिक्स्ड एसेट बेचना तो हमारा काम नहीं है, हमारा बिजनेस फिक्स्ड एसेट बेचना नहीं है, गुड्स बेचना है। फिक्स्ड एसेट बेच के प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे प्रॉफिट के लिए अलग से रिजर्व बनाते हैं और जो उस प्रॉफिट को उस रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, इसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, हम किसी साल ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, किसी साल कम प्रॉफिट कमाते हैं, और शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है हमें एवरी ईयर। तो हमें डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए एवरी ईयर हम चाहते हैं कि एक जैसा डिविडेंड दें, तो हमें कुछ रिजर्व बना के रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, हमने डिवेंचर से पैसा लिया है, तो डिवेंचर होल्डर को 10 साल 15 साल बाद तो वापस करना पड़ेगा पैसा, तो उसके लिए हमें कुछ रिजर्व बना के रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस सारे रिजर्व के टाइप्स हो गए। अब प्रोविजन और रिजर्व दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रोविजन किसी लायबिलिटी के लिए या किसी एक्सपेंस के लिए किया जाता है, इसलिए प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन रिजर्व सिर्फ प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होने के बाद उसको बांटने का काम है रिजर्व। प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखते हैं। प्रोविजन, अब ये नॉन लायबिलिटी के लिए होता है, पता है हमें क्या खर्च होने वाला है, उसके लिए होता है। रिजर्व जो होता है अननोन लायबिलिटी के लिए, कुछ भी खर्च होगा उसके लिए होता है। प्रोविजन जो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, लेकिन रिजर्व जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इसका पर्पज प्रोविजन का क्या होता है, स्पेसिफिक लायबिलिटी को पूरा करना, लेकिन इसका पर्पज होता है स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करना। मोड ऑफ क्रिएशन की बात करें, इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिजर्व कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके, सॉरी प्रोविजन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके, लेकिन रिजर्व को इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड पेमेंट करने की बात करें, मान ले हमें शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, तो किस में से देंगे, अगर ज़रूरत पड़ गया देने का तो प्रोविजन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन रिजर्व अगर है तो उसको हम यूज कर सकते हैं डिविडेंड पेमेंट करने में। अच्छा, क्रिएशन की बात करें तो प्रोविजन को क्रिएट करना कंपलसरी है, हर बिजनेसमैन को प्रोविजन क्रिएट करना कंपलसरी है, यहाँ तक कि प्रॉफिट नहीं भी होगा फिर भी प्रोविजन क्रिएट करना है। लेकिन रिजर्व का क्रिएशन जो है वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर, इट क्रिएशन ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है तभी रिजर्व क्रिएट किया जाता है, क्योंकि यह प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब रिजर्व को क्लासिफाई किया गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। इसके अलावा और दो कैटेगरी है, रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। तो देखते हैं, सबसे पहले जनरल रिजर्व किसको बोलते हैं, व्हेन द पर्पज फॉर विच रिजर्व इज क्रिएटेड इज नॉट स्पेसिफाइड, किस लिए रिजर्व क्रिएट किया गया है। वैसे तो रिजर्व का तो कोई पर्पज होता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी रिजर्व का पर्पज नहीं होता भी है, तो जिसका पर्पज एकदम नहीं होता है तो उसको हम लोग जनरल रिजर्व बोलते हैं, मतलब कुछ पर्पज ऐसा मेंशन नहीं है तो उसको हम लोग जनरल रिजर्व बोलते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द फ्री रिजर्व, इसको फ्री रिजर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसको मैनेजमेंट जो होते हैं फ्रीली यूज कर सकते हैं किसी पर्पज के लिए। और जनरल रिजर्व जो है कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाने का काम करता है। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, स्पेसिफिक रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है जिसको इस समय स्पेसिफिक पर्पज के लिए क्रिएट करते हैं, किसी काम के लिए क्रिएट करते हैं, हालांकि उसी काम के लिए उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में उसको दूसरे काम में भी यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व क्या हो गया, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बताए हैं, वो स्पेसिफिक रिजर्व है। इसको क्यों मेंटेन किया जाता है, ताकि डिविडेंड का रेट को मेंटेन करने के लिए, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल कम, और जिस साल प्रॉफिट नहीं होगा उस साल जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें से हम डिविडेंड देंगे, इसके लिए हम एक रिजर्व बनाएंगे, तो उसको डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बोलते हैं। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, वर्कर को कुछ एक्सीडेंट हो गया उसको क्लेम देने के लिए हम एक फ़ंड बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, और इन्वेस्टमेंट का जब वैल्यू घट जाता है तो उसके कारण बिजनेस को लॉस से बचाने के लिए हम एक फ़ंड बनाते हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड बोलते हैं। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर को पैसा देने के लिए, वापस करने के लिए एक फ़ंड बनाते हैं, उसको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोलते हैं। तो ये सारे हो गए स्पेसिफिक रिजर्व।
और एक हो गया जो किसी भी पर्पज के लिए नहीं है, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं है, उसको हम लोग जनरल रिजर्व बोलते हैं। जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में क्या डिफरेंस है? व्हेन द रिजर्व इज क्रिएटेड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज, तो उसको हम लोग जनरल बोलेंगे। जिसका एक पर्पज फिक्स होगा उसको स्पेसिफिक बोलेंगे। यूज क्या है? इसका कोई भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन द स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच इज क्रिएटेड। एग्जाम्पल्स इसका रिटेन अर्निंग है, रिजर्व फंड है, और स्पेसिफिक रिजर्व का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, और दो टाइप हम लोगों ने देखा था, एक रिवेन्यू रिजर्व और दूसरा कैपिटल रिजर्व। तो रिवेन्यू रिजर्व क्या होता है? रिवेन्यू रिजर्व आर क्रिएटेड फ्रॉम रिवेन्यू प्रॉफिट। कंपनी का जो डे बाय डे जो काम होता है, एक बिजनेसमैन जो डे बाय डे जो काम करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है, उसके कारण जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से अगर कोई रिजर्व मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, तो उसको रिवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। जैसे रिवेन्यू रिजर्व के एग्जांपल हो गए जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। लेकिन कंपनी जब कैपिटल प्रॉफिट करती है, मतलब कंपनी ऐसा प्रॉफिट करती है जो उसके नॉर्मल ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि फिक्स्ड एसेट बेच के प्रॉफिट हो गया, अचानक से कोई प्रॉफिट हो गया जो हमारे रेगुलर प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, ऐसे प्रॉफिट को हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट को जमा करके हम जो रिजर्व बनाते हैं उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। सच रिजर्व आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये रिजर्व जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। एंड दिस रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस। तो कैपिटल प्रॉफिट है तो इसको कैपिटल लॉस को कैंसिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इशू ऑफ बोनस शेयर इशू करने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट विच आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व वेदर ट्रांसफर एज सच और नॉट। मतलब कैपिटल प्रॉफिट जिसके कारण कैपिटल रिजर्व का जन्म होता है वो क्या क्या है? जैसे शेयर को हमने प्रीमियम में इशू कर दिया, फिक्स्ड एसेट बेच के हमें प्रॉफिट हो गया, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर करके हमें प्रॉफिट हो गया, एसेट्स एंड लायबिलिटी का वैल्यू चेंज होने से प्रॉफिट हो गया, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही कुछ प्रॉफिट हो गया, तो फॉरफीचर शेयर इशू करने से प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें ये सारी चीज़ें जो कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल प्रॉफिट को हम जिस फंड में जमा करते हैं उस फंड का नाम होता है कैपिटल फंड या कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व और रिवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंस है? रिवेन्यू रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? ये रिवेन्यू प्रॉफिट से आता है। कैपिटल प्रॉफिट कहाँ से आता है? कैपिटल रिजर्व आता है कैपिटल प्रॉफिट से। रिवेन्यू प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जो हमारा डे बाय डे ऑपरेशन, नॉर्मल एक्टिविटी से जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू प्रॉफिट। और जो हमारा नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, अदर देन नॉर्मल एक्टिविटी, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है एग्जाम्पल इसका, तो उसके कारण जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व का जन्म होता है और रिवेन्यू प्रॉफिट से रिवेन्यू रिजर्व का जन्म होता है। डिविडेंड देने की बात करें तो इसको यूज कर सकते हैं डिविडेंड देने में, लेकिन इसको यूज नहीं कर सकते हैं। पर्पज, ये क्यों बनाते हैं? कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कैपिटल रिजर्व क्यों बनाते हैं? ये क्रिएटेड फॉर द पर्पज लेट डाउन कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में इसका जो पर्पज लिखा है उसके लिए इसको बनाते हैं। रिजर्व का हमारे कंपनी के लिए क्या फ़ायदा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फ़ायदा है? एक बिजनेस फॉर्म में कंसिडर इट प्रॉपर टू सेट अप सम मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम द कंसिक्वेंसेज ऑफ अननोन एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। अननोन एक्सपेंसेज एंड लॉसेस से बचाने के लिए हर बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इट मे बी रिक्वायर्ड टू बियर इन फ्यूचर। हो सकता है ऐसा लॉस उसको फ्यूचर में हो, तो ऐसे लॉस से बचाने के लिए अपने आप को बिजनेस में होने वाले लॉस से बचाने के लिए उसे रिजर्व करने की जरूरत पड़ती है। इट मे ऑल्सो रिगार्ड इट एज मोर अप्रोप्रिएट इन सर्टेन केसेस टू रिड्यूस द अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन बाय द प्रोपराइटर्स एज अ प्रॉफिट इन ऑर्डर टू कंजर्व बिजनेस रिसोर्सेज टू मीट सर्टेन सिग्निफिकेंट डिमांड इन फ्यूचर। अगर हमारा ऑनर जो है उसको फ्यूचर में कुछ डिमांड होता है डिविडेंड का, प्रॉफिट का, तो अगर सारा प्रॉफिट अभी हम दे देंगे, फ्यूचर में अगर प्रॉफिट नहीं होता है और उसे प्रॉफिट का डिमांड होता है तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें रिजर्व करने की ज़रूरत है ताकि उसकी उस डिमांड को भी हम पूरा कर सकें। एन एग्जाम्पल ऑफ सच डिमांड इन द मच मोर नीडेड एक्सपेंशन इन द स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। हो सकता है बिजनेस को जैसे बड़ा करने का डिमांड है, अगर हमने प्रॉफिट बचा के नहीं रखा है तो बिजनेस को हम बड़ा नहीं कर सकते, उसके डिमांड को हम पूरा नहीं कर सकते।
दिस इज प्रेजेंटेड एज अ जस्टिफिकेशन फॉर रिजर्व इन बिजनेस एक्टिविटी एंड इन अकाउंटिंग. द अमाउंट सो सेट असाइड मे बी मीन्ट फॉर द पर्पज. क्यों करते हैं हम बिजनेस में रिजर्व, क्यों बनाते हैं, क्या क्या पर्पज है उसका, मेन पर्पज क्या क्या है. फ्यूचर में होने वाले किसी भी तरह की कंटिजेंसी, अचानक से हमें कोई इमरजेंसी आती है, उसको पूरा करने के लिए. बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें रिजर्व करना पड़ता है. और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को रिडीम करने के लिए हमें रिजर्व करने की जरूरत पड़ती है. तो ये इंपॉर्टेंस हो गया रिजर्व का. अच्छा, एक अलग तरह का रिजर्व होता है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, जिसको बोलते हैं सेक्रेट रिजर्व. सेक्रेट रिजर्व क्या होता है? सेक्रेट रिजर्व इज रिजर्व विच डू नॉट अपियर इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में अपियर नहीं होता है ऐसे रिजर्व को सेक्रेट, क्योंकि बैलेंस शीट में अपियर होगा तो सबको पता चल जाएगा, तो वो सेक्रेट नहीं रहेगा. बैलेंस शीट तो यूजर्स को पता होता है बैलेंस शीट. इट मे ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट एंड ऑल्सो द टैक्स लायबिलिटी. इससे क्या फ़ायदा होता है? प्रॉफिट को डिस्क्लोज होने से हम बचा सकते हैं. हमारा प्रॉफिट होता है उसको छुपा सकते हैं हम, और हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं. द सेक्रेट रिजर्व कैन बी मर्ज विद द प्रॉफिट ड्यूरिंग द लीन पीरियड टू शो इम्प्रूव्ड प्रॉफिट. अब सेक्रेट रिजर्व से, जैसे मान लेते हैं 5 लाख प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम सबको बता रहे हैं कि 4 लाख ही प्रॉफिट हुआ. फिर अगले साल फिर 5 लाख प्रॉफिट हुआ, हम बता रहे हैं 4 लाख प्रॉफिट हुआ, और 1 लाख करके हम सेक्रेट रिजर्व बना रहे हैं. अब अगले साल हमें 3 लाख प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ से 1 लाख और यहाँ से 1 लाख जो बचाए थे उसको भी इसमें ऐड कर दिए, तो हम बता रहे हैं कि 5 लाख प्रॉफिट हुआ. तो लोगों को पता चलेगा कि कंपनी कितनी अच्छी है, एवरी ईयर प्रॉफिट अच्छा ही कमा रही है. तो इस लीन पीरियड जब कम प्रॉफिट होता है उस समय ये इम्प्रूव करके दिखाता है प्रॉफिट को, इम्प्रूव प्रॉफिट दिखाता है. मैनेजमेंट में रिसोर्ट टू क्रिएशन ऑफ सेक्रेट रिजर्व बाई चार्जिंग. कैसे करते हैं सेक्रेट रिजर्व क्रिएट? बाई चार्जिंग हायर डेप्रिसिएशन देन रिक्वायर्ड. जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके पीएल अकाउंट से माइनस कर दिए, जबकि डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है. पीएल अकाउंट से ज़्यादा माइनस कर दिए तो पीएल कम दिखेगा. इट टर्म एज अ सेक्रेट रिजर्व एट इज अननोन टू द आउटसाइडर और स्टेक होल्डर. आउटसाइडर को पता नहीं होता है इसके बारे में. सेक्रेट रिजर्व कैसे क्रिएट करेंगे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक. स्टॉक का वैल्यू कम दिखाएंगे. चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैपिटल एक्सपेंडिचर बराबर है कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएल अकाउंट में दिखा देंगे. मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट. ज़्यादा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिखाएंगे. शोइंग कंटिजेंट लायबिलिटी एज अ एक्चुअल लायबिलिटी. फ्यूचर में ऐसी लायबिलिटी जो अभी हुई नहीं है लेकिन उसको एक्चुअल लायबिलिटी के रूप में दिखा देंगे. तो क्रिएशन ऑफ सेक्रेट रिजर्व विद इन रीजनेबल लिमिट इज जस्टिफेबल. आप अगर सेक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं लेकिन एक लिमिट तक, जस्टिफाई करने वाले लिमिट तक अगर आप क्रिएट करते हैं, ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सपेडिएसी, प्रूडेंस एंड प्रिवेंटिंग कंपटीशन फ्रॉम अदर फॉर्म. इन सब कारणों से अगर आप कुछ हद तक सेक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं तो ये परमिशेबल है, रीजनेबल है. इसके लिए इनकम टैक्स आपको नहीं पकड़ेगा, या पकड़ भी लेगा तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा. उसकी लिमिट कुछ है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा अगर सेक्रेट रिजर्व आप क्रिएट करते हैं तो आपके अगेंस्ट में एक्शन भी हो सकता है. तो इसके साथ ही प्रोविजन एंड रिजर्व टॉपिक यहीं समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.